तो अभी हम बात करने वाले क्रिप्टो नैरेटिव्स के बारे में। और क्रिप्टो नैरेटिव में सबसे जो पहला नैरेटिव है वो है डिफाई 3.0 का नैरेटिव। सो डिफाई 3.0 का नैरेटिव की जब बात करते हैं तो ये सबसे पहला नैरेटिव था जो इमर्ज हुआ था इस बेयर मार्केट में। और उसकी जो पहली कैटेगरी जो इमर्ज हुई थी वो थी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में भी फ्यूचर ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स, और उस पर भी GMX वॉज द इनिशियल एग्जाम्पल जिसने काफ़ी अच्छी रैली की थी जब बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ था। उसी टाइम पे JMX का राइज होना स्टार्ट हुआ था और JMX की कॉइन की भी अच्छी रैली हुई थी। प्लेटफॉर्म काफ़ी ग्रो हुआ। आज के टाइम जो मंथली वॉल्यूम है वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर है और कई लोग JMX को यूज़ करते फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। सो इट वॉज ए ब्रेक थ्रू एप्लीकेशन, इट वॉज ए काइंड ऑफ किलर एप्लीकेशन ऑफ लास्ट ईयर। और वहाँ से डिफाई 3.0 का एक नैरेटिव सेट हुआ। और डिफाई 3.0 का नैरेटिव काफ़ी सिंपल है। डिफाई के अंदर जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए जो नए डिफाई के प्रोटोकॉल्स आए, नए एप्लीकेशंस आए, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लिक्विडिटी ज़्यादा ब्रिंग कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स के अंदर, इंट्रा ऑपरेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, बेटर यूज़र एक्सपीरियंस दे रहे हैं और इंसेंटिव लेके आ रहे हैं। लाइक लोगों के लिए ज़्यादा इंसेंटिव लेके आ रहे हैं। सो लिक्विडिटी की बात करते हैं तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को वहाँ पे इंसेंटिव दिया जा रहा है, लोगों को इनवाइट किया जा रहा है कि वहाँ आके आप लिक्विडिटी दो, पूल्स को ज्वाइन करो, और आप पूल्स को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे लिक्विडिटी मिल रही है। बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए अभी सिंपल फ्लो बनाया जा रहा है कि आप इजी तरीके से आप इन डेक्सेस को यूज़ कर सकते हो, इन एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन जैसे फीचर आएंगे उसकी वजह से ये होगा कि आप जीमेल से लॉगिन कर सकते हो और उसके बाद आराम से ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। DYDX में आप देखोगे कि वहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर हो जाता है। वहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जैसे आप बाइनेंस पे ट्रेड कर रहे हो वैसा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए भी कई चीज़ें यूज़ करते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए डेक्सेस के ऊपर स्पेशली ऑप्शन स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती है। कुछ जो चीज़ें होती है वो ब्लॉकचेन के बाहर एग्जीक्यूट किया जाता है, जैसे ट्रेड मैचिंग हो गया, लिक्विडिटी प्रोविजन वगैरह हो गया। जैसे DYDX की बात करते हैं, सो DYDX में से आपको ट्रेड करना है तो DYDX का वॉलेट से कनेक्ट करना पड़ता है, उसमें फ़ंड डिपॉजिट करना पड़ता है, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। वही JMX में आप यूज़ कर रहे हो तो JMX में आप अपने खुद के वॉलेट को कनेक्ट करके अपने पास जो फंड है उससे ट्रेड कर सकते हो। ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। सो यूज़र एक्सपीरियंस पे कुछ प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन काम कर रहे हैं, कुछ इंसेंटिव पे काम कर रहे हैं, क्रॉस चेन एप्लीकेशंस बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। सो ये सारी फ्यूचर थीम है। 2-3 साल पे इन सब पे काफ़ी ज़्यादा काम होगा। इस टाइप के जो नए प्रोटोकॉल है वो डिफाई 3.0 के अंदर आ जाते हैं। मैं सबसे पहले कैटेगरी देखते हैं जो रिसेंटली राइज हुई है वो है यील्ड ऑप्टिमाइजर। सो यील्ड का फंडा क्या होता है कि कई सारे डिफाई प्रोटोकॉल्स थे, वहाँ पे आप एसेट डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको यील्ड मिलता है। यील्ड मिलता है तो एनुअल रिवॉर्ड मिलता है 4%, 5%, 10%। स्टेबल कॉइन पे 5% के आसपास होता है। सो स्टेबल कॉइन इज़ काइंड ऑफ सबसे ज़्यादा लोग डिपॉजिट करते हैं इस सारे प्रोटोकॉल के अंदर, और वहाँ पे 5-6% के आसपास उनको यील्ड जनरेट होता है। USDC पे, USDT पे इतना वो कमा लेते हैं साल भर का। तो यहाँ पे जो 5 से 6% का यील्ड जनरेट होता है उसको कुछ प्रोटोकॉल उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। उसको ऑप्टिमाइज़ करना मतलब जो 5% का जनरेट हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए आवे आवे के ऊपर, तो आवे से जो आपकी पोजीशन है वो सपोज किसी और प्रोटोकॉल के ऊपर आप ट्रांसफ़र करो और वहाँ पे आप 5% का 7% कमा पाओ। आपका जो यील्ड है उसको आप उसके ऊपर लेवरेज ले पाओ और उसका 10-15% भी कमा पाओ। लाइक आप उसको लॉन्ग कर सकते हो 2x का लेवरेज के साथ, 3x का लेवरेज के साथ। इस टाइप की अपॉर्चुनिटी भी पॉसिबल हो जाती है। सो यील्ड को जो ऑप्टिमाइज़ करने का गेम होता है उसके अंदर यील्ड ऑप्टिमाइज़र के प्रोटोकॉल आते हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा रिसेंटली प्रोटोकॉल जो ज़्यादा फेमस हुआ है उसको बोलते हैं पेंडल। सो पेंडल क्या करता है, पेंडल जो लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल होते हैं उसके अंदर भी आपको यील्ड मिलता है। जैसे लाइडो इज़ वन ऑफ द लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल, जहाँ पे आप इथेरियम डिपॉजिट कर सकते हो। इथेरियम डिपॉजिट करोगे तो आपको लिक्विड टोकन मिलेंगे और उस पर 4.5% के आसपास आपको एनुअल रिवॉर्ड मिलता है इथेरियम के ऊपर स्टेकिंग अगर आप कर रहे हो तो आपका जो लिक्विड टोकन होता है उसके ऊपर आप ऑल यील्ड जनरेट कर सकते हो, उसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। जो 4.5% आपको वहाँ पे मिल रहा है उसको आप फिक्स भी कर सकते हो कि यार ये 4.5% अभी के रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड है, मुझे इसको फिक्स करना है, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको लॉन्ग करना है, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि इथेरियम का जो यील्ड है आगे जाके सपोज 10% होने वाला है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10% तो होगा नहीं, 5% लेके चलो कि 2 साल के बाद इथेरियम का यील्ड जो है 5% हो जाएगा, अभी 4.5% चल रहा है, तो उसको आप लॉन्ग कर सकते हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं पेंडल के अंदर, उनको यील्ड टोकन बोलते हैं। तो यील्ड टोकन को आप लॉन्ग कर सकते हो। आप एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकते हो 1 साल के पीरियड में, जहाँ पे
ये बताया गया है कि 1 साल के बाद 5% अगर रेट हो रही है तो उस पर आप 30-40% कमा पा रहे हो। तो उस पर कैलकुलेटर होता है, वो कैलकुलेशन करके बता देता है कि आपने लॉन्ग किया है, आपने ऑप्शंस बाई किया है, तो उस केस में अगर उसका यील्ड बढ़ता है तो आपको कमाई हो जाएगी। तो अगर आपको लॉन्ग जाना है तो इस तरीके से आप जा सकते हो। सो यील्ड को ऑप्टिमाइज़ करने के यहाँ पे अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो ऑफर करते हैं। पेंडल इसलिए एक्साइटिंग है, पेंडल एक तो लिक्विड स्टेकिंग के डेरिवेटिव्स को प्रोवाइड करता है, वहाँ पे अच्छे ऑप्शंस दे देता है। इसके अलावा पेंडल ने अभी आर के अंदर भी एंटर किया है। तो आर के अंदर अगर आपको यूएस के बॉन्ड की यील्ड को लॉन्ग करना है, उसके ऑप्शंस बाई करने हैं, तो वो ऑप्शंस भी ये देते हैं। तो जैसे मेकर डाओ वगैरह भी अभी आर के अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं। आर मतलब रियल वर्ल्ड एसेट, और मेकर डाओ एक काफ़ी बड़ा डिफाइड प्लेटफॉर्म है। रियल वर्ल्ड एसेट के अंदर जो यूएस की ट्रेजरी है, यूएस की जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, उसके ऊपर यील्ड काफ़ी अच्छा चला अभी रिसेंटली। इन्फ्लेशन के टाइम पे 4.5% भी गया, अभी 3% के आसपास चल रहा है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तब ये यूएस ट्रेजरी जो बॉन्ड होते हैं उनके यील्ड जो है वो भी बढ़ते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदा इन्वेस्टर्स को होता है, तो वो वहाँ पे मूव भी करते हैं। तो टेथर का आपने सुना होगा कि टेथर का प्रॉफिट काफ़ी रिसेंटली ज़्यादा हुआ है, $1 बिलियन से ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। सो प्रॉफिट कहाँ से आया? उन्होंने अपनी जो ट्रेजरी का काफ़ी बड़ा जो पार्ट था वहाँ से यूएस के बॉन्ड बाई किए थे, ट्रेजरी बॉन्ड बाई किए थे, वहाँ पे उनको फ़ायदा हो गया। शॉर्ट डेटेड ट्रेजरी बॉन्ड थे, उनको सेल करके उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो काफ़ी प्रॉफिटेबल ये स्ट्रेटजी रही है रिसेंटली बड़े कैपिटल के लिए। सो पेंडल ने भी वो ऑप्शंस प्रोवाइड किया है कि अगर आपको एक्सपोजर लेना है और यील्ड पे एक्सपोजर लेना है, आपको यील्ड कहीं ना कहीं लॉन्ग करना है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का अभी के लिए, आगे जाके आर के सपोर्ट में वो और भी डिफरेंट आर को वो सपोर्ट करेगा। किसी हाउस का इंटरेस्ट रेट आपको स्पेकुलेट करना है, किसी रियल इस्टेट प्रॉपर्टी का करना है, किसी स्टॉक का करना है, किसी कमोडिटी का करना है, किसी का भी आप कर सकते हो, इवन गोल्ड का भी कर सकते हो। तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड एसेट की अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। सो आर के ऊपर तो अलग से मैं नैरेटिव का अलग से पूरा चैप्टर मैंने डेडिकेट किया, उस पर डिटेल में बात करेंगे। लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव की यील्ड को ऑप्टिमाइज़ करने का ऑप्शन देता है। इसके अलावा आर की यील्ड को ऑप्टिमाइज़ करने का ऑप्शन देता है। इसलिए पेंडल काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट काफ़ी सही है, वहाँ पे यूजर्स काफ़ी अच्छे हैं, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सही उसका ऑन चेन ग्रोथ भी है। बट पेंडल की टोकोनॉमिक्स आपको समझनी है, पेंडल के फंडामेंटल को समझना है, तो वो कैसे समझना है उसके लिए मैंने पिछले चैप्टर में बात की थी, किस टाइप से टोकोनॉमिक्स एनालाइज करनी है, किस टाइप से फंडामेंटल एनालाइज करना है। तो जब भी आप पेंडल में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहो या आप कंसिडर करो कि यार मेरे को पेंडल में इन्वेस्टमेंट करना है, ये थीम मेरे को अच्छी लग रही है, यहाँ पे पोटेंशियल हो सकता है, यहाँ पे आर में भी काम कर रहे हैं, स्टेकिंग में भी काम कर रहे हैं, यील्ड का अलग से टोकन उन्होंने बनाया हुआ है, एक नया आइडिया है, नया कॉन्सेप्ट है। तो उस केस में आपको टोकोनॉमिक्स पे सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा, सप्लाई पे फोकस करना पड़ेगा, डिमांड पे फोकस करना पड़ेगा। और जो जो चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और पिछले चैप्टर्स में, वो उसके हिसाब से उस फ्रेमवर्क को फॉलो करके आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तब आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। राइट? खाली नाम सुन के एक्साइट होकर हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हमने जैसे अभी कुछ बातें इसके बारे में बताई, पेंडल के बारे में बताई, जो काफ़ी एक्साइटिंग लगी, यार ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो खाली वो सोच के फोमो करके हमको कभी किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 1 रुपया नहीं डालना है। हमको जब नाम मालूम पड़ जाता है, इनिशियल हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये प्रोजेक्ट है, अच्छा है, रिसर्च इसके ऊपर और मुझे करनी चाहिए, तब फिर टोकोनॉमिक्स फंडामेंटल की एनालिसिस होती है, वो आपको करना है। उसके बाद सब आपको सही लगता है, उसके बाद रिस्क मैनेज करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे जो भी प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊँ उन सब में सेम फंडा आपको यूज़ करना है, एनालाइज करना है, जो फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया उसको यूज़ करना है, उसके बाद रिस्क मैनेज करनी है, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना कि नहीं करना है। अभी अपन बात करते हैं डेरिवेटिव डेस्क की। सो डेरिवेटिव्स के अंदर दो चीज़ें आ जाती है, फ्यूचर ट्रेडिंग आ जाती है, जैसे लिवरेज आप लेते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हर कोई बंदा करता है, बाइनेंस में सबको पता ही है। ऑप्शंस ट्रेडिंग आ जाती है, जो ट्रेडिशनल मार्केट में काफ़ी बड़ा मार्केट है। क्रिप्टो के अंदर इतनी ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं होती, बट ये भी इमर्जिंग मार्केट है, आगे जाके ऑप्शंस ट्रेडिंग भी काफ़ी लोग करेंगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग थोड़ी ट्रिकी होती है, इससे लोग ज़्यादा करते नहीं क्रिप्टो के अंदर। सो फ्यूचर और ऑप्शंस का जो मार्केट है वो डेरिवेटिव के अंदर आ जाता है। डेरिवेटिव काफ़ी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज, चाहे बाइनेंस हो या फिर KX हो, इनमें जो मेजर इनका रेवेन्यू आता है डेरिवेटिव्स पे आता है। लोग स्पॉट ट्रेडिंग कम करते हैं और ज़्यादा वॉल्यूम जो आता है डेरिवेटिव्स में आता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में आता है। बाइनेंस का जो मंथली जो फ्यूचर ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $1.5 ट्रिलियन के आसपास है बेयर मार्केट में। बुल मार्केट जब था वो $7.5 ट्रिलियन के आसपास उस टाइम मंथली उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम फ्यूचर ट्रेडिंग से आता था। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आज के टाइम में जो डेक्स है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो डेरिवेटिव्स के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे JMX पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, DYDX पे कर सकते हो, इनके पास जो मार्केट शेयर है वो टोटल जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज का मार्केट है उसका 1.5% ही है। तो 98.5% के आसपास मार्केट ओपन है और ये मार्केट ग्रोइंग मार्केट है। अभी बेयर मार्केट चल रहा है। बुल मार्केट जब लास्ट आया तो ये मार्केट जो है वो मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 5x के आसपास था।
आने वाले बुल मार्केट में जो अभी मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बाइनेंस पे चल रहा है, तो ये आगे जाके 15 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो सकता है। तो जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देखोगे इस इंडस्ट्री में, वो 20 से 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो सकता है डेरिवेटिव्स के अंदर। तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म 30 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट में अगर सपोज जिसने 30% मार्केट शेयर भी ले लिया, तो गेम खत्म है। वो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। वो उसका जो टोकन होगा, उसकी टोकनोमिक्स अच्छी होगी, वहाँ पे लाइक फ़ायदा हो रहा होगा लोगों को होल्ड करने का, तो उसका मार्केट कैप भी काफ़ी बढ़ सकता है। तो इस टाइप का पोटेंशियल है। सो डेरिवेटिव्स के प्लेटफॉर्म्स पे स्पेशली जब हम फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करते हैं, परपेचुअल डेक्सेस की बात करते हैं, तो दो टाइप की डिज़ाइन अप्रोच यूज़ की जाती है। एक है ऑर्डर बुक, एक है एएमएम। ऑर्डर बुक की जो अप्रोच है उसमें जो ट्रेड मैचिंग होती है वो ऑफ चेन होती है, और जो ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है वो ऑन चेन होता है। इसका मतलब जब भी आप ट्रेड करते हो, जैसे DYDX में आप ट्रेड करते हो, जो ऑर्डर बुक एक्सचेंज है, ऑर्डर बुक का फ़ायदा ये होता है कि ऑर्डर बुक एक्सचेंज के अंदर आप लिमिट ऑर्डर ले सकते हो, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर जो फीचर होते हैं ट्रेडिंग के, वो सारे उसमें मिल जाते हैं। सो उसमें यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर हो जाता है। उसका एक ड्रॉबैक ये है कि उसमें थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन होता है। लिक्विडिटी वगैरह जो है वो सेंट्रलाइज प्लेयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर भी सेंट्रलाइज प्लेयर जो होते हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, मार्केट मेकर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा होता है। सो यहाँ पे जो मार्केट में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि सेंट्रल लिमिट ऑर्डर बुक एक्सचेंज। तो इस टाइप का जो फुली ऑन चेन ऑर्डर बुक एक्सचेंज जो आएगा, वहाँ पे काफ़ी अमेजिंग पोटेंशियल हो सकता है। DYDX जो है वो फुली ऑन चेन नहीं है। DYDX ये प्लान कर रहा है कि वो खुद की चेन लॉन्च करने वाला है, कॉस्मोस SDK यूज़ करके वो खुद की L1 चेन लॉन्च करने वाले हैं, और वहाँ पे ये ऑर्डर बुक को फुली ऑन चेन लेके जाने वाला है। सो दैट कुड बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच हियर। सो DYDX इज़ काइंड ऑफ पोटेंशियली काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, और उनका वो सक्सेस उनको मिलता है। लाइक जो भी नई अप्रोच वो यूज़ कर रहे हैं, और जो L1 चेन जब लॉन्च करेंगे उसके बाद जो रिएक्शन आएगा, जिस टाइप का मार्केट में रेस्पॉन्स आएगा, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो DYDX कुड बी लाइक वन ऑफ द अमेजिंग इन्वेस्टमेंट आई वुड से। लाइक टोकनोमिक्स वगैरह आप देख लो, सब कुछ कर लो, प्रोजेक्ट वाइज काफ़ी पोटेंशियल है। इंजेक्टिव जो है उसका ऑलरेडी L1 चेन लॉन्च हो चुका है। सो यहाँ पे एक और चीज़ है कि ऑर्डर बुक जब आपको बनानी होती है, ऑन चेन ऑर्डर बुक बनानी होती है, ऑन चेन ऑर्डर बुक का एक्सचेंज बनाना होता है, तो उस पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आप काफ़ी लो लेके जाना होता है। वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद का L1 चेन लॉन्च करोगे, और वो कॉस्मोस SDK से वो पॉसिबल है। तो ये जो अप्रोच है ऑर्डर बुक वाली, फुली ऑन चेन ऑर्डर बुक वाली, उसके अंदर DYDX जो है वो भी कॉस्मोस SDK यूज़ करके चेन लॉन्च कर रहा है। इंजेक्टिव ने भी कॉस्मोस SDK यूज़ करके चेन लॉन्च किया, और इंजेक्टिव के अंदर भी आपको ऑन चेन डेक्स मिलेंगे। सो वो काइंड ऑफ डेक्स के लिए ही बना है L1 चेन, जहाँ पे डेक्स और डिफाई के यूज़ केस डेवलप होते हैं। इंजेक्टिव भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। उस पर ट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं आया है, बट टोकनोमिक्स वाइज और काइंड ऑफ जो उस पर कम्युनिटी वगैरह है वो भी काफ़ी सही है। तो ये प्रोजेक्ट भी वॉच कर सकते हैं।